यहाँ साइस इस लेक्चर में हम हार्ड नंबर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पावर हम समझेंगे इस लेक्चर में। हम पावर क्या होती है, पावर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सारी चीज़ें देखी। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, ओवरऑल इनइक्वालिटीज़ पे। अब हम पावर की बात करते हैं। पावर क्या होती है? सीधी सिंपल डेफिनेशन, इनइक्वालिटीज़ ऑफ पावर आर बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़। इनइक्वालिटीज़ ऑफ पावर काय पे होती है? शेयर्ड वैल्यू पे। वैल्यूज़ से ही पता चलता है किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है। ठीक है। किसको आप पावरफुल मानते हो और कौन पावरफुल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है। कोई पॉलिटिशियन को पावरफुल मानता है, कोई बिजनेसमैन को पावरफुल मानता है, कोई किसे पावरफुल मानता है। वो डिपेंड करता है किस चीज़ को वैल्यू कर रहा है। पावर होती क्या है? सिंपल, पावर इज़ लेजिटिमेट अथॉरिटी एक्सेप्टेड एज जस्ट एंड प्रॉपर बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एज ए होल। ये ओवरऑल पावर की डेफिनेशन है। पावर इज़ लेजिटिमेट अथॉरिटी। पार्सन्स के अकॉर्डिंग पावर एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर रखी है क्योंकि जो पावर में है, जो पर्सन पोजीशन में है, अथॉरिटी में है, वो उन गोल्स को पूरा कर रहा है कलेक्टिवली, जो कि सोसाइटी की वैल्यूज से निकल के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी पावर में है। मोदी जी क्या सपना क्या है? आत्मनिर्भर भारत, क्या विकसित भारत। लोगों का सपना है ना। कलेक्टिव गोल हमारा यह है कि भारत हमारा आत्मनिर्भर हो, तो वो इस चीज़ को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। सोसाइटी की हमारी वैल्यूज़ को ही वो बढ़ा रहे हैं आगे। तो इसलिए जो पावर है उनके हाथों में, उसको जस्ट एंड प्रॉपर माना गया है। जस्ट एंड प्रॉपर का मतलब है सही माना गया है कि ये सही है, सही काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे अगर यूएस की बात कर लो, यूएस में जो अमेरिका के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, इलोन मस्क की बात करते हैं। चलो आज इलोन मस्क कितना ज़्यादा वाइडली अप्रिशिएटेड है। इलोन मस्क की सब तारीफ़ करते हैं। इलोन मस्क जो भी कर रहा है कहते हैं बहुत सही कर रहा है। इवन सम नेशनल्स ऑफ यूएस वांट इलोन मस्क टू बी आवर प्रेसिडेंट। तो वहाँ का बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है, वहाँ के जो सीईओज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो लोग वो कर रहे हैं जो सोसाइटी चाहती है। यूएस की कलेक्टिव गोल क्या है? एडवांसमेंट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती जाए, होती जाए। वो कौन कर रहा है, वो कौन हेल्प कर रहा है इसको अचीव करने में? वहाँ के सीईओज़ और इलोन मस्क और जैसे बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इसलिए सही पावरफुल पर्सन माना जाता है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी है, अंबानी को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती होगी जितना मस्क को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ अलग है। हम लोग शुरू से इंडस्ट्रियलाइज नहीं रहे हैं, हम लोग कैपिटलिस्टिक नहीं रहे हैं। वो लोग कैपिटलिस्टिक है, तो उनको कैपिटलिस्टिक जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, वही वो लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू के अनुसार वही लोग हैं जो यूएस की वैल्यूज़ को समझ के उन गोल्स को पूरा कर पाएंगे। समझ में आ गया? ये फंक्शनल जो है पर्सपेक्टिव था। फंक्शनल पर्सपेक्टिव किस पे था? पावर पे था, पार्सन का। और हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव अभी ये भी देखा था, इनइक्वालिटी पे टारगेट पार्सन का। समझ में आ गया? अब इसका ना क्रिटिसिज्म बहुत होता है। इसका क्रिटिसिज्म ये होता है, वो तो आपको भी साथ में पता चल गया होगा, कि सबसे पहले तो ये जो फंक्शनलिस्ट हैं ये स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं एज अ मतलब फंक्शनल देखते हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके से डिविजिव होता है। स्ट्रेटिफिकेशन, सोशलिस्ट मानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन गलत चीज़ है, डिविजिव है, ये लोगों को डिवाइड करता है। फंक्शनलिस्ट फिर भी इसको पॉजिटिव क्यों मानते हैं? तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया फंक्शनलिस्ट का। दूसरा, इस स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ही जो है कुछ लोग दूसरों के एक्सपेंस में ग्रो कर जाते हैं। जैसे आप के कर्व को जानते हैं। के कर्व ग्रोथ क्या होता है? ये कि जो स्किल्ड पीपल है वो तो आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और जो सेमी स्किल्ड और अंडर स्किल्ड है वो नीचे होते जा रहे हैं, उनका ग्राफ नीचे चले जा रहा है। तो के कर्व ग्रोथ का मतलब ये है कि कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे जा रहे हैं, और यहाँ पे आ रही है इनइक्वालिटी। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। समझ आया? अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की एक नई थ्योरी, जो कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, बट एक अच्छी मतलब एक यूनिक थ्योरी आप कह सकते हैं, जो सारी फंक्शनलिस्ट में से थी, जो डेविस एंड मूरे की थ्योरीज को कहते हैं, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे। क्या थ्योरी है? डेविस एंड मूरे की थ्योरी ये 1945 में प्रेजेंट की गई थी। क्या नाम था इनका जो लिटरेचर था, उसका नाम था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इनकी बुक का नाम था। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि बुक का नाम रटना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर बुक्स का नाम आप याद रखते हैं, भले ही ईयर मत याद रखो, आपके आंसर्स डेफिनेटली मार्क्स फेचिंग होंगे।
अगर आपको फेमस फेमस थिंकर्स कार्ल मार्क्स, पार्सन, डर्कहाइम, वेबर, घुरिये, देसाई, श्रीनिवास, इनकी बुक्स का नाम पता है, तो आप अपने जब पॉइंट्स में उनकी बुक्स का मेंशन करते हैं डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। और ये लिख के ले लो, बड़ी कठिन चीज़ है इनका बुक्स का याद करना, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं 100% आपके मार्क्स आएंगे। आप ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग थिंकर याद कर पाते हैं। थिंकर की बुक्स को याद रखना ही अलग लेवल की बात है, बट मेहनत से सब होता है, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो डेविस एंड मूरे की थ्योरी को फंक्शनल थ्योरी कहा जाता है, फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फंक्शनल थ्योरी क्या होती है स्ट्रेटिफिकेशन की, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो डेविस एंड मूरे भी उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट इनकी थ्योरी सी क्या है और डिफाइंड है। ये क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, रोल अलोकेशन और परफॉर्मेंस की बात है। कैसे स्ट्रेटिफिकेशन हर सोसाइटी में होता है, हर सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, हर सोसाइटी के फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट होते हैं। फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट क्या होते हैं, जैसे यूपीएससी क्लियर करने की प्रीरिक्विसाइट क्या है, कुछ ज़रूरतें क्या हैं कि आपको प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, मेंस क्लियर होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, कट ऑफ जितने मार्क्स आने चाहिए। ये प्रीरिक्विसाइट है, ज़रूरतें जिनकी वजह से वो चीज़ हो पाएगी। जो ऐसा क्राइटेरिया, ऐसी एलिजिबिलिटी जिसकी वजह से वो चीज़ हो पाएगी, उसको कहते हैं प्रीरिक्विसाइट। ठीक है। फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट ये होते हैं कि सोसाइटी अगर चलती है, सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसके कुछ प्रीरिक्विसाइट है, फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट है, जो पूरे होंगे तो ही सोसाइटी फंक्शन कर पाएगी। अगर सोसाइटी को सर्वाइव करना है, सोसाइटी को ऑपरेट करना है, तो इन फंक्शनल पर्सपेक्टिव को पूरा करना पड़ेगा। और ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या है, कौन सी चीज़ें जो पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपका समाज, आपकी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी, तभी आपका देश, नेशन आगे बढ़ पाएगा। डेविस एंड मूरे के मुताबिक वो है इफेक्टिव रोल अलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। रोल अलोकेशन का मतलब ये है कि रोल्स बढ़ जाने चाहिए सोसाइटी में, कि ये इंसान ये करेगा, ये इंसान ये करेगा, ये इंसान ये करेगा। अब आप समझ में आ रहा होगा आपको स्ट्रेटिफिकेशन, यही तो स्ट्रेटिफिकेशन है कि बांट दो स्ट्रेटास, कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। इनके रोल्स अलग अलग हो जाएंगे, हर इंसान का अपना रोल हो जाएगा और उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। रोल और परफॉर्मेंस बांट दिए जाने चाहिए, वो डेविस एंड मूरे कहते हैं। ऑल रोल्स मस्ट बी फिल्ड, कोई भी छोटा से छोटा रोल हो सबको फिल करना है, और वो फिल करें जो उनको पूरा कर सकते हैं। उनको चाहे ट्रेनिंग देनी हो ट्रेनिंग दो, और रोल्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। रोल्स को कंसाइंटसली परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। कंसाइंस जो होता है, कंसाइंस मतलब क्या होता है, जैसे अवेयर हो के अपने रोल को पूरा करने वाले लोग चाहिए, ऐसा नहीं ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअली में और कुछ भी नहीं है, डेविस एंड मूरे के मुताबिक एक तरीका है जैसे सोसाइटी अपने फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट पूरे करती है। और फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट क्या है, इफेक्टिव रोल अलोकेशन परफॉर्मेंस। कैसे करती हैं, हर पोजीशन होती है, एक पोजीशन होती है सोसाइटी में बहुत सारी, ये पोजीशंस है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, इन सब के ये पोजीशंस हैं। इन सब के अपने अपने रोल हैं, इन सब की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, इन सब के अपने अपने रिवार्ड है, इन सब के अपने अपने प्रिविलेज है। इक्वालिटी नहीं है, साफ एक्सेप्ट कर रहे हैं फंक्शनलिस्ट, तो आपको पता है कि साफ एक्सेप्ट करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन को, उनके हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन सही है। तो डेविस एंड मूरे के हिसाब से भी स्ट्रेटिफिकेशन सही है, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन भले ही आपने कर दिया हो, स्टेटास में बांट दिया हो समाज को, लेकिन ये समाज में आपने जो बांटा है लोगों को, कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, कोई फलाना है, कोई डिकाना है, इसी वजह से सोसाइटी में पूरे काम हो पा रहे हैं। लोग और लोगों की पोजीशन अलग अलग होंगी, लोगों का क्योंकि टैलेंट भी अलग होता है, एबिलिटी भी अलग होती है। तो कुछ पोजीशन इंपॉर्टेंट भी होंगी, जैसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि आप एक शॉपकीपर की बात कर लें, होता है कि नहीं होता। तो कुछ पोजीशन इंपॉर्टेंट होगी, एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है कुछ पोजीशन, कुछ रोल किसी और रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा स्पेशल स्किल चाहिए, उनके लिए ज़्यादा एबिलिटी चाहिए। जैसे एक आईएएस ऑफिसर की बात करें, वो किसी भी नॉर्मल आप कह सकते हैं टीचर से इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर से इंपॉर्टेंट है। आईएएस ऑफिसर का होना, ब्यूरोक्रेसी में होना समाज के लिए ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेट्स का होना, तो उनके लिए स्किल भी अलग चाहिए, उनके लिए फिर रिवॉर्ड भी उनको अलग मिलते हैं। बंगला गाड़ी मिलता है ना, जिसके लिए आप तैयारी करते हो, जितना आप वीडियोज़ देखते हो, रॉयल एंट्री एग्जिट, ये सारी वीडियोज़ ये क्यों देखते हो, सबको पता है। देखिए ऑनेस्टी एक अलग चीज़ है, बट अंदर ही अंदर आप सबको पता है कि यू वांट दैट पावर, यू वांट दैट स्टेटस इन योर माइंड। मे बी वो आप यूज़ करें उस पावर का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बट द प्राइमरी मोटिवेशन इज़ टू हैव दैट सच स्टेटस इन विच यू कैन एक्सरसाइज योर पावर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ गया। तो वो स्किल जो आपको चाहिए, जो रोल बट गए हैं ना, कि आईएएस ऑफिसर की एक अलग इज्जत, आईएएस ऑफिसर की अलग स्टेटस है, वो इसलिए ही है। वही तो स्ट्रेटिफिकेशन जो डेविस और मूरे कह रहे हैं, कि कुछ लोग की जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं,
कुछ लोगों की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है तो उनको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलते हैं। और रिवॉर्ड क्यों ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि रिवॉर्ड ज़्यादा होंगे तभी तो वो काम करेंगे। आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी कम होती है आप सबको पता है, बट कुछ पावर, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है जिनसे एग्ज़ाम लोग देना चाहते हैं। तो ये रिवॉर्ड है, तभी तो वो पोजीशन फिल करने के लिए टैलेंटेड लोग आएंगे। और इनको ट्रेनिंग भी तो लगती है 2 साल तक। कोई भी देख लो आप, आईएएस ऑफिसर है, पीसीएस ऑफिसर है, डॉक्टर को तो 5-10 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग करते करते। उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है बहुत सारे। कई बार आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, उम्र निकल जाती है, ज़िंदगी निकल जाती है, फैमिली वर्क बैलेंस नहीं हो पाता, फैमिली लाइफ छोड़नी पड़ती है, कई बार पोस्टिंग इधर उधर आ जाती है। बट रिवॉर्ड है, इस वजह से वो लोग काम करने को तैयार रहते हैं, इसलिए वो सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो डेविस एंड मूरे कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप बांट देंगे लोगों को स्टेटास में, अलग अलग रोल में, और हर रोल को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे, तभी सोसाइटी चल पाएगी, तभी उस पोजीशन में क्वालिफाइड पर्सन आ पाएंगे उस रिवॉर्ड को देखते हुए ही। और ये ज़रूरी है सोसाइटी के चलने के लिए, फंक्शनल नेसेसिटी है। मैं बार बार सेम कीवर्ड क्यों रिपीट कर रहा हूँ? आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार सेम कीवर्ड क्यों रिपीट कर रहा है भाई? स्लेप कर रहा हूँ ताकि आप आंसर्स में लिख पाएँ। अगर ये कीवर्ड्स आप नहीं लिखोगे, फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट, रोल एलोकेशन, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड्स, तो डेविस एंड मूरे को आप कितना भी कुछ भी जिक्र कर लो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने छांट के लिखे हैं ना हर नंबर्स में से, ये वही कीवर्ड्स हैं जो आपको बस लिखने हैं। आपको चाहे 10 मार्क करो, 20 मार्क करो, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है डेविस मूरे की थ्योरी। डेविस मूरे का सबसे बड़ा दुश्मन है मेल्विन एम ट्यूमिन। ट्यूमिन, देखो जब भी डेविस मूरे का क्रिटिक करना हो, पूछा जा रहा है, ट्यूमिन का मेंशन हमेशा करना है, मन में बैठा लो। डेविस एंड मूरे की जब भी बात आती है, एक सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ट्यूमिन। ट्यूमिन ने भर भर के क्रिटिसाइज़ किया है, ट्यूमिन ने भर भर के डेविस एंड मूरे को क्रिटिसाइज़ किया। क्या क्या बोला है? सबसे पहले तो ये बोला है कि आप मुझे ये बताओ डेविस एंड मूरे कि आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन सी पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? भैया एक टीचर भी तो इंपॉर्टेंट है, वही तो जाके आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर ये सब बना रहा है। अगर टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा कैसे? कोई पढ़ेगा कैसे? कोई तो फंक्शन, हालांकि ये एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आईएएस ऑफिसर वाला, ये आप बोल मत देना। ट्यूमिन ने तो सिर्फ इतना बोला है कि आपने फंक्शनल इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड की, मेजर कैसे की, किसी पोजीशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं तो एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर्स को भी तो टीचर नहीं पढ़ा है, बट ये लाइन आप डायरेक्ट पॉइंट्स में लिख के आ सकते हैं। ट्यूमिन ये कहता है कि कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप मेज़र कर पाओ कि ये पोजीशन, ये रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस किसी भी रोल को ज़्यादा रिवॉर्ड देने का क्या मतलब? ठीक है। अब कुछ ऑक्यूपेशन जिनमें रिवॉर्ड भले ही कम हो लेकिन वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। ये नहीं हो तो काम ही ख़त्म हो जाए। मदर, अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करें, मदर भले ही ऑक्यूपेशन नहीं हो बट मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर के लिए रिवॉर्ड क्या होता है? इकोनॉमिक रिवॉर्ड, जीरो। मदर को कोई सैलरी मिलती नहीं मिलती, फिर भी जो हाउस वाइफ होती है उसका रोल बहुत ज़रूरी होता है ना सोसाइटी के लिए। तो डेविस एंड मूरे यही कहता है कि ज़रूरी नहीं है जो इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? अगर कोई अनस्किल्ड भी है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम का नहीं है, वो बिल्कुल काम का हो सकता है। फैक्ट्रीज सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों से ही चलती है आजकल। ठीक है, इंजीनियर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने फैक्ट्री में सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। ट्यूमिन ही कहता है। ट्यूमिन ये कहता है कि डेविस एंड मूरे ने पावर का इन्फ्लुएंस तो इग्नोर ही कर दिया, कि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनमें पावर भी तो होती है, पावर का इन्फ्लुएंस भी तो होता है कि किसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई बंदा स्किल नहीं है फिर भी उसको बहुत हाई टॉप पोजीशन पे पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि पावर का इन्फ्लुएंस है, उनके पीछे पावर होती है। उन कहीं ना कहीं उनका कहते हैं ना नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का एग्जाम्पल सीधे सीधे। फिर पे और प्रेस्टीज में भी फ़र्क पड़ता है पावर की वजह से। ठीक है, समझ में आया? तो ट्यूमिन ने डेविस एंड मूरे को पूरा हिला के रख दिया, एक के बाद एक क्रिटिज्म दिए। फिर एक और क्रिटिज्म इन्होंने दिया। डेविस एंड मूरे, जैसे डेविस एंड मूरे ने क्या कहा था कि कुछ ही लोग होते हैं जिनमें स्किल होती है, उन लोगों को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए, उनको रिवॉर्ड देंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। तो ट्यूमिन कहता है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टैलेंट कैसे मेजर करोगे, कि किस आदमी में ज़्यादा टैलेंट है, कम टैलेंट है। कौन सा एग्ज़ाम है जो पूरी तरीके से आज मेजर करके रख सकता है कि ये आदमी टैलेंटेड है? मुझे बताओ, जिसने 6 इंटरव्यू दे दिया आईएएस में, क्या आप ये कह सकते हो बंदा टैलेंटेड नहीं है? कहीं ना कहीं एक के आंसर 2 आंसर में गलती हुई, या उसकी किस्मत बेकार थी, कुछ भी उस दिन ऐसा हुआ ढंग से आंसर नहीं कर पाया, तो उसका मतलब ये थोड़ी टैलेंटेड नहीं है। तो टैलेंट कैसे मेजर करोगे, पहले तो ये बताओ। दूसरा ये बताओ कि ये आपको किसने बोला कि जो ये पोजीशन है उनके लिए टैलेंटेड ही चाहिए?
एक्सेप्शनल टैलेंटेड पर्सन चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन भी तो चल सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई ब्यूरोक्रेट IAS ऑफिसर हमेशा टैलेंटेड ही, ऑनेस्ट लॉयल अगर हो, देश के प्रति अगर पेट्रोइटिक हो, तो उससे भी काम चल जाएगा। पूल ऑफ टैलेंट इन सोसाइटी लार्जर देन डेविसन म्यूरे अज्यूम्ड। ट्यूमिन कहता है कि अगर डेविसन म्यूरे को ये लगता है ना कि टैलेंटेड लोग की कमी है, तभी तो उनको रिवॉर्ड दे के हम बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, लोग काम करने को तैयार रहते हैं। फिर ट्यूमिन ने ये बोला कि ट्रेनिंग की जो बात थी उसको क्वेश्चन किया कि ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग की बात जो है ये उस पर पूरा क्वेश्चन कर दिया कि ये बात गलत है। ट्यूमिन ये कहता है कि जहाँ तक बात है रिवॉर्ड्स की, रिवॉर्ड्स अगर हम देते हैं ना, अगर हम रिवॉर्ड्स दे रहे हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्पोर्टेंट जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप उस पोजीशन पे आप काम करो, तो वो गलत चीज़ है। वो जो अनइक्वल रिवॉर्ड है ना, वो जो आपने रोल बांट दिए हैं ना, वो एक्चुअली में एक बैरियर है ओवरऑल टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कितने ही टैलेंटेड लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, टैलेंटेड होते हुए भी उनको वो इम्पोर्टेंट पोजीशन नहीं मिल पाती है जो डिज़र्व करते हैं। लोअर कास्ट, वुमेन, ऐसे लोग जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जो टैलेंटेड हैं लेकिन स्टेटस बांट दिए गए हैं कि ये यही करेगा, ये यही करेगा, ये यही करेगा, इस वजह से वो पोजीशन उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन है। तो ट्यूमिन के मुताबिक वो अपने आप में ही बैरियर है सोसाइटी में टैलेंट के लिए, वो टैलेंट को बांट रहा है। समझ में आ गया? फिर ट्यूमिन छोड़ता नहीं है अभी भी, ट्यूमिन बोले जाता है। जितना डेविसन मूरे ने बोला उतना ही ट्यूमिन ने बोला। ट्यूमिन ने कहा मुझे एक बात और आप बताओ कि ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, अगर कोई बंदा पोजीशन पे है, हाईली रिवॉर्डेड पोजीशन पे है, तो क्या वो अपनी पावर का यूज़ करके जो वैसी ही सिमिलर पोजीशन है उन पे एक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा? एग्जाम्पल IAS पूजा जो भी न्यूज़ में थी, उनके पिताजी इतने बड़े IAS ऑफिसर हैं। बहुत बार देखा गया है जो ऑलरेडी पावर में, ऑलरेडी सिविल सर्वेंट है, ऑलरेडी पॉलिटिशियंस हैं, वो नेपोटिज्म करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के मेंबर उन पोस्ट पे आएँ। तो कोई बंदा हाईली रिवॉर्डेड पोजीशन पे है, वो कोशिश करता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके कि वो पोजीशन उसके जैसे लोगों को मिले या उनको मिले जो वो चाहता है, और उनमें रिवॉर्ड चाहे तो वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। सीधा सीधा एग्जांपल आपको हर दिन ऐसा मिल जाएगा जिसमें बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो है वो सीट रिजर्व रहे। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब लोअर स्ट्रेटा में कोई है, लोअर क्लास का है, लोअर कास्ट में है, डेफिनेटली इनइक्वालिटी तो है ही उसके लिए अपॉर्चुनिटी की। वो कैसे अपने टैलेंट को पूरा कर पाएगा ये बताओ? अगर वो टैलेंटेड भी हो, वो कैसे अपने टैलेंट को यूज़ कर पाएगा, कैसे वो कैसे अपने टैलेंट को समझ भी पाएगा, ये आप जवाब दो। ट्यूमिन ये पूछता है डेविसन मूरे से। ठीक है, लास्ट क्रिटिसिज्म ट्यूमिन ये कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन, आपने ये गलत बात बोली। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोशल सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। ट्यूमिन कहता है गलत बात है। अगर आप ऐसे रिवॉर्ड बांट दोगे ना कि इस बंदे को ज़्यादा रिवॉर्ड दो, इस बंदे को कम रिवॉर्ड दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं है, तो एक्चुअली में आप हॉस्टिलिटी, सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में। ये तो आप सोसाइटी को बांट रहे हो, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो। अगर और इंटीग्रेट भी आप नहीं कर रहे हो ना, तो इससे ओवरऑल सोसाइटी में एक्सक्लूजन की फीलिंग आएगी उन मेंबर्स को जो कि एक्सक्लूड हो गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशन पे नहीं है। जैसा हुआ करता था दलितों के साथ, जब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, जब उनको लगता था कि नहीं हम लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके दलित मूवमेंट, साउथ में जो अम्बेडकर जी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। समझ में आया? तो ये डेविसन म्यूरे की थ्योरी है, उस पर जो क्रिटिसिज्म है ट्यूमिन का, ये बहुत बड़ी एक आप मान सकते हैं कि एक सोशियोलॉजिकल डिबेट है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग भी लगती है पढ़ना, इनको काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी सीखने को भी मिलता है। इन दोनों को आप याद रखें, इन पे UPSC में क्वेश्चन आए भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।